क्या हुआ? आपको समझ नहीं आया ना कि इन्होंने क्या कहा? क्योंकि ये सुन और बोल नहीं सकती। लेकिन अपने हुनर से इन्होंने पूरी दुनिया को सुनने पर मजबूर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं प्रियंका दवड़े की, जो अपनी मेहनत और लगन से आज भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। फ्रांस में आयोजित 10वें इंटरनेशनल ओलंपिक्स में प्रियंका ने अपनी कढ़ाई की कला से ऐसा कमाल दिखाया कि न सिर्फ उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, बल्कि मेडल ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित हुई। ये उपलब्धि हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे इरादों में होती है, हमारी सीमाओं में नहीं। आइए हम सब मिलकर प्रियंका दवड़े की इस सफलता का सम्मान करें, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 NAVH हेलोदून और आज मैं हूं आपके साथ आरजे आरवी और मैं हूं आरजे आशा। दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि लाइफ में कितनी भी मुश्किल हो, हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं प्रियंका दावड़े जी, जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और इन्होंने भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक्स में मेडल जीतकर रोशन किया है। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, प्रियंका दावड़े जी हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं। उन तक हमारी बात पहुंचाने के लिए और प्रियंका जी की बात हम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तरु सिंगल मैम भी मौजूद हैं, जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं। सो मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो आप दोनों को प्रियंका मैम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हम सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा और कहाँ गुजरा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक बॉर्न डेफ हूँ, जन्म से ही मैं बधिर हूँ और साथ में मुझे हड्डियों की भी थोड़ी विषमता है, थोड़ा से मेरे कंधों में प्रॉब्लम है। और जब मैं छोटी थी तो मुझे सुनाई नहीं देता था और मैं बोल भी नहीं पाती थी। ठीक है, मेरे कानों में बिल्कुल भी कोई भी आवाज नहीं आती थी। मेरा हियरिंग लॉस बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने बताया कि जब उनकी मदर थी, वो बचपन में फिर उनको डॉक्टर के पास लेके गई। तो मदर ने बार बार डॉक्टर के पास लेके गई, देखा कि क्या प्रॉब्लम है, बार बार बुलवाने की प्रैक्टिस कर मुझे। वो कुछ बोलती थी, इशारा करती थी, तो मैं इशारे तो समझ जाती थी, लेकिन जब भी वो कुछ बोलती थी तो मैं जवाब नहीं देती थी। फिर मेरी मदर ने ही बहुत मेहनत करी और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे एक समावेशी स्कूल में डाला। ठीक है, अब मैं जब वहां पढ़ती थी ना, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आता था पढ़ाई लिखाई में। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में ज्यादा रुचि थी, क्योंकि मैं सुन तो पाती नहीं थी। तो जो भी इस तरह के काम होते थे ना, देख देख के मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। पढ़ाई में मुझे था थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी मैं। ठीक है, तो लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। और जब छुट्टियां होती थी ना, अप्रैल मई में, गर्मियों में, तो मैं ये सिलाई कढ़ाई बुनाई अपनी मदर को देखती थी, वो करती रहती थी ये काम घर में, तो उनको देख देख के मुझे भी इंटरेस्ट आया। और जब मैंने क्लास 10th पास कर ली, तो और जब फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना शुरू के लिए सोचा, तो फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग को सोचा। अब फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, तो वहां पे सारे सुनने बोलने वाले लोग थे, है ना। अब मैं तो डेफ थी। ठीक है, सब लोग आराम से काम करते थे। ठीक है, लेकिन सब टीचर ने देखा कि मैं डेफ होकर भी इस तरह का काम कर पा रही हूँ, तो टीचर ने मुझको सेलेक्ट किया, है ना। और मुझको मुझको गिफ्ट दिया। टीचर ने भी बोला कि देखो, इसको स्पीच नहीं है, सुन नहीं पा रही है, लेकिन हाँ, जो भी वो मुझे दिखाते थे मैं सेम कॉपी कर लेती थी और बहुत अच्छे से जो फैशन डिजाइनिंग की ड्राइंग्स वगैरह बनानी होती थी, अच्छे से करती थी। तो फिर मेरी मदर को भी यकीन हो गया कि हाँ, ये जरूर मतलब इस तरह का कुछ कर सकती है। फिर धीरे धीरे मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करा। ठीक है, और ऐसे एक बाल कल्याण
एक हमारे यहाँ एक एनजीओ है जहाँ पर अलग अलग डिसेबिलिटी के लोग साथ में, मतलब उनको सपोर्ट किया जाता है, उनकी स्किल्स निखारी जाती हैं, है ना? तो उनके साथ में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे 2006 में जी। इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की जानकारी दी। तो पहले मुझे लगा पता नहीं ये कैसा कंपटीशन है। फिर मैंने धीरे-धीरे ना चीज़ें सीखनी शुरू करी। सबसे पहले मैंने ज्वेलरी बनाने का काम सीखा। हाँ, ज्वेलरी बनाने का काम सीखा और उसमें किस तरह से ज्वेलरी बनानी, तो वहाँ पे ज्वेलरी बनाने का काम मैंने सीखा और मुझे वहाँ छोटी थी, बधिर थी, है ना? सुनाई नहीं देता था। लेकिन जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद ऐसा ही एक कॉम्पिटिशन कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। वहाँ पर भी मैंने इसी तरह के एक स्किल वाले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे उसका लेवल 2 था, वहाँ पर भी मैंने उसके लेवल 2 में मेडल हासिल किया। फिर उसका फाइनल लेवल था, वहाँ पे मैं थर्ड आई। तो थर्ड आने की वजह से मुझे आगे इंटरनेशनल लेवल पे मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया और जो मेरी बोन की जो प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से भी फिर मैं वाकई और मैं उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाई और डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था। फिर मुझे गोल्ड ज्वेलरी वाली वो जो ज्वेलरी मेकिंग वाला था तो वो तो मैंने कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नया करूं, तो मैंने सोचा एक स्किल तो मुझे आती है, तो अब मैं फैशन डिजाइनिंग से जुड़ती हूँ, ठीक है ना? फिर फैशन डिजाइनिंग में मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला, ठीक है ना, जो ज्वेलरी मेकिंग था उसको चेंज करके मैंने क्या किया, मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले में आ गई, ठीक है। और फिर मैंने वहां पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कंपटीशन में फर्स्ट में पूना में करा, उसमें जीत गई। फिर उसके बाद दिल्ली में हुआ, वहां पे भी जीत गई। और फिर 2018 में नेशनल लेवल पे भी मैंने मेडल जीता, है ना। और जब नेशनल लेवल पे मैंने मेडल जीता ना, बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए हम फ्रांस गए, ठीक है ना। तो जब हम फ्रांस गए ना, तो वहां पे मेरी एक टीचर थी, उनका नाम था सिमी मैम, जिन्होंने दिल्ली में ना मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था। और क्योंकि अब सिखाया कब था आपको याद होगा, तब 2018 के बाद 2019 में फिर लास्ट में कोविड आ गया था, है ना। तो ऑनलाइन मोड पे हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने मुझे इतनी एम्ब्रॉयडरी की स्किल्स सिखाई ना, वो सब मैंने बहुत अच्छे से सीखा। और साथ में मेरी मम्मी और मेरी फैमिली ने भी ना मुझे बहुत सपोर्ट किया। वाकई जब परिवार का सपोर्ट होता है तो हमारा जो मनोबल होता है वो बहुत बढ़ जाता है। और मैम के जज्बे को सलाम करते हैं। इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया और फिर भी अपने जो मंजिल की तरफ है वो बढ़ती चली गई। तो अब बात करते हैं, आपने जब इंटरनेशनल में मेडल जीता, आपने 2 मेडल्स जीते हैं, तो कैसा रहा? क्या सोच रहे थे आप उस समय जब आपको मेडल मिल रहे थे? आपको कैसा महसूस हो रहा था? आप उस मोमेंट को कैसे हमें क्या आप उस मोमेंट की कुछ बातें हमसे शेयर कर सकती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं फ्रांस पहुंची ना, तो फ्रांस में अब डर तो लग रहा था ना, जब हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इस तरह के किसी कंपटीशन में जाते हैं, तो पहले तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत मोटिवेट किया, ठीक है ना। ने बोला कि तुम कर सकती हो, तुम इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी कर सकती हो, तो तुम कर सकती हो। तो तुम्हें जब सिल्वर मेडल मिला ना, तो सिल्वर मेडल मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे जो है एक और मेडल भी मिलेगा, ठीक है, 2 मेडल मिलेंगे। मैं तो एकदम आश्चर्यचकित रह गई। क्यों? क्योंकि मेरा जो कमिटमेंट, मेरा जो फोकस था ना, वो 98% था। मैं इतने फोकस होके अपना काम कर रही थी, अपने कंपटीशन में बिल्कुल जुटी हुई थी ना, तो इस वजह से मुझे एक मेडल ऑफ एक्सीलेंस भी मिला। और जब मुझे वो मेडल मिला, और मतलब, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको देखा और मुझे लगता है कि मैं भी सब बच्चों को, जो बच्चे जिनको मैं सिखाती हूँ, उनको भी मैं मोटिवेट करूँ और वो भी ऐसे ही नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आए और भारत का नाम रोशन करें। और सच में वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। जी। सो
आपने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतो तो किस तरह से आपने तैयारी की, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही रहते, है ना? और साथ-साथ हमारे लेकिन जो टीचर्स हैं, उनकी जो सोच थी ना, वो बहुत पॉज़िटिव होनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना? कि अगर मतलब जो भी हमें सिखाते हैं या हमारी खुद की सोच भी, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे ना, तो हमारे सामने बाधाएँ आएँगी ही आएँगी, है ना? अगर हम हार्ड वर्क करें ना तो कहीं न कहीं किसी भी तरीके से हम रास्ता निकाल ही लेंगे और अपने एम को, अपने गोल को हम अचीव कर ही सकते हैं। लेकिन अगर बाधाएँ आएँगी, है ना? और अगर हम किसी से भी सपोर्ट नहीं लेंगे, फैमिली चुपचाप बैठे रहेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। हमें सबसे अगर हम जो भी पूछ सकते हैं, हमने पूछना चाहिए और कहीं न कहीं वो रास्ता निकाल के हम अपने गोल को, अपने एम को अचीव कर ही सकते हैं। मेरा ये कहना है। बिल्कुल मैम, आप इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं, तो आपने अपनी एम्ब्रॉयडरी की शुरुआत कैसे की? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी ना और जब मैंने वो फैशन डिज़ाइनिंग वाले कोर्स में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि हाँ, मतलब कि अलग-अलग चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था, एम्ब्रॉयडरी की तरफ भी था, ठीक है ना? तो वहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसकी फ्रेंड के साथ मैंने उसकी दादी को भी देखा था कि वो जो है ना दादी, वो भी ना इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी एम्ब्रॉयडरी करती रहती थी। हुँ। तो उनको भी देख के मैंने देखा और वो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती थी। मैं तो सिंपल-सिंपल करती क्योंकि ये तो बहुत आसान ही होगा, लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने देखा नहीं एम्ब्रॉयडरी की तो बहुत टेक्निक्स होती हैं, हुँ। है ना? तब मैंने सोचा कि नहीं मुझे तो सीखना है और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूँ मुश्किल है। मैं उसके लिए प्रैक्टिस करती गई, खूब मैंने मेहनत करी। गुजरात में मतलब महाराष्ट्र में अलग-अलग तरह की जो एम्ब्रॉयडरीज़ होती हैं, अलग-अलग राज्यों की, अलग-अलग कपड़ों की जो स्पेशलिटी होती है, वो सब कुछ मैंने सीखी है और प्रैक्टिस से ही आया है। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इंटरेस्ट मतलब सबको देख-देख के ही और मतलब सीखा है, कॉलेज में भी है और लेकिन साथ-साथ अपनी फैमिली वगैरह को भी देख के मैंने ये सब सीखा है। सो आप वाक़ई बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, और जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे सुनने वाले सभी लिसनर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि अभी जो प्रियंका जी हैं वो करंटली क्या कर रही हैं और किस तरह से अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो हमारे जो लिसनर्स हैं वो जानना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, मैं बताती हूँ कि अभी मैं एक स्कूल में डेफ स्कूल में टीचर हूँ, बधिर विद्यालय में पढ़ाती हूँ और वहाँ पे केवल बधिर बच्चे ही हैं और बधिर बच्चों को मैं क्या पढ़ाती हूँ, मैं आर्ट और क्राफ्ट है, उसके अलावा एम्ब्रॉयडरी है, उसके अलावा स्टिचिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो स्किल बेस्ड हैं, मैं वो सारी चीज़ें उनको सिखाती हूँ और मैंने जॉब कब स्टार्ट की थी, ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने 2019 में जॉब शुरू की थी। जी। हाँ, और तब से मैं वहाँ पर उस स्कूल में हूँ। 2018 में मैं गुजरात का जब मैंने वो उस कॉम्पिटिशन में भाग लिया था, तब उसके बाद वो जो स्कूल है, वहाँ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया था। हुँ, जी। तब वहाँ से जो टीचर ने मुझे इनवाइट किया कि हाँ, तुम हमारे स्कूल में आओ और YMCA ये हमारे स्कूल का शॉर्ट नेम है ना? वो डेफ स्कूल है और वहाँ पर मैं एज़ अ टीचर काम कर रही हूँ। तो मेरे को जब मेडल मिला तब उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया स्कूल में कि तुम यहाँ पर एज़ अ टीचर जॉइन करो। और बच्चों को जब मैं सिखाते हूँ, तो 1 साल हुआ जब मुझे सिखाते-सिखाते तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया, है ना? कि मैं भी कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, तो मेरी मदर भी खुश होती थी और जी। साथ-साथ ये बच्चे भी इतने खुश होते थे ना और उनको भी मैं सिखाती थी और उनको भी कॉम्पिटिशन्स में लेके जाती थी। तो जब ये भी कॉम्पिटिशन में जाते थे और मेडल्स जीत के आते थे, हुँ। तो अच्छा लगता था कि मतलब मैं भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके जीत रही हूँ और मेरे साथ जो उनको मैं सिखा रही हूँ, वो भी ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत खुशी होती है कि आप इतनी कुछ होने के बाद भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने फैशनिंग डिज़ाइनर का शिक्षा ली, तो आपके सबसे बेस्ट डिज़ाइन कौन से रहे? आपके बेस्ट प्रोजेक्ट कौन से रहे? वो कह रही मैंने एक ही स्कूल से नहीं करा है, मैंने 2-3 कॉलेजेस से पढ़ा है, ठीक है ना? मैंने ज्वेलरी मेकिंग सीखा है ना? ज्वेलरी मेकिंग और उसको किस तरह से बना के उसको सेल करना बहुत अच्छी सी। लेकिन मैं केवल एक ही ऐसा पूरा मैनेज नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए हमें पूरा चैनल चाहिए, है ना? तो मेरा एक ये प्लान भी है कि मैं जो डेफ लोग हैं, जो बधिर लोग हैं, जो गरीब तबके के हैं, मैं उनको भी सिखाऊँ, है ना? और हम सब मिलके एक टीम बनाएँ और फिर हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और जो भी मेरा प्रॉफ़िट हो केवल मैं अकेले नहीं, मैं किस शेयर करूँ। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, जो भी मैंने सीखा है, मैं आगे जाके मैं डेफ लोगों को वो सिखाना चाहती हूँ और उनके लिए मतलब एक्सेसिबल ये सब चीज़ें करना चाहती हूँ, सुगम्यता ताकि केवल मेरा ही फ़ायदा ना हो, बल्कि हमारी पूरी डेफ कम्युनिटी में जो लोग भी मेरे साथ जुड़े, उन सबका फ़ायदा हो। इसके अलावा ड्राइंग है, पेंटिंग है, बहुत अच्छा आजकल इसका बहुत स्कोप है। मैं देखती हूँ कि पेंटिंग्स बना-बना के बहुत जी। अच्छी सेल होती हैं, है ना? और तो इस तरह की चीज़ें मैं चाहती हूँ कि डेफ लोगों को सिखाऊँ, है ना? होम डिज़ाइनिंग वगैरह जो जैसे आर्किटेक्चर वगैरह होता है, वो सब चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह सिखाऊँ और एम्ब्रॉयडरी की स्किल को भी मैं चाहती हूँ कि मैं आगे और लोगों को सिखाऊँ। जी। आपने ओलंपिक्स में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ, जो हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड भाई बहन हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैं तो जॉब कर रही हूँ, है ना? गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये तो प्राइवेट जॉब है मेरा, हाँ। लेकिन फिर भी लेकिन लगता तो है कि जब हम इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम जीतते हैं। ये बात सही कह रहे हो। जी। अभी जॉब की अगर मैं बात बताऊँ तो जॉब अभी उतने अवेलेबल नहीं है। अभी समय बदलने में टाइम लगेगा, है ना? समाज में अपनी मतलब इसका फ़ायदा तो बहुत है इन स्किल्स का, लेकिन अभी सोसाइटी में उतनी जागरूकता नहीं है ना? जैसे आप देखते हो क्रिकेट है, बैडमिंटन है, स्पोर्ट्स वगैरह है, उसमें तो फिर भी है। पर लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि बधिर लोगों को समानता का अधिकार मिले और उनको भी नौकरी मिले। मैं मानती हूँ कि अभी इस तरह की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत नहीं है। सभी दिव्यांगजन्स को प्राउड फील होना चाहिए हमें स्किल्स के लिए, लेकिन हाँ, अभी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ उतनी नहीं है इस फील्ड में। जी। मैं यहाँ पर कुछ बात ऐड करना चाहूँगा। भले ही अभी जॉब अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम खुद से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हम ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन बच्चों को सिखा भी सकते हैं। मैम, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आपने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सुनने की क्षमता में कमी होने के बावजूद भी क्या कभी आपको समाज की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा? मैं कभी भी निराश नहीं हुई जीवन से, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा से ही बहुत पॉज़िटिव रही हूँ, है ना? ठीक है? मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं डेफ कम्युनिटी को सपोर्ट करूँ, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, है ना? मैं मानती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी हमें सपोर्ट नहीं करती है, हम बहुत उदास हो जाते हैं कई बार। हुँ। लेकिन हमारी फैमिली है, हमारी सिस्टर है, जो भी हमारे परिवार में है, अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं ना, तो डेफ़िनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में भी मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सोसाइटी में कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि मैं तो डेफ हूँ, कम्युनिकेशन की बातचीत में बहुत दिक्कत आती है।
मेरी मम्मी जो है, मेरी मदर जो है वो मेरे साथ में रहती हैं और फिर साथ में वो सोसाइटी में लोगों को वो चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं, समझाती हैं कि मैं बधिर हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं सुन नहीं सकती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर स्किल्स नहीं हैं। तो वही चीज़ें जब मैंने अपनी मदर को देखा कि वो दो सोसाइटी में लोगों को एक्सप्लेन करती हैं, तो मेरे अंदर भी वैसे ही पॉज़िटिव चीज़ें आ गई हैं। तो अब अगर मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, रिटन में मैसेजेज़ में, लिखित में बा लोगों से बातचीत करती हूँ। मैं उनको लिख के बात करती हूँ, वो मुझे लिख के जवाब देते हैं। तो इस तरह से मैं सोसाइटी में जो मेरा कम्युनिकेशन का बैरियर है, मैं उसको भी समाधान मैंने उसका निकाल लिया है कि मैं लोगों से लिखित में बातचीत कर लेती हूँ। जी। वाकई आप बहुत कुछ कर सकती हैं और कर भी रही हैं, और हम सलाम करते हैं आपके जज्बे को। अब थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आपने कुछ गोल्स हमें बताए अपनी लाइफ के कि हमें मुझे ये करना है, और मैं जानना चाहूँगा आपके और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं जो आप करना चाहती हैं, आगे चल के अपने जो गोल हैं उनको अचीव करना चाहती हैं। बिल्कुल। मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, पिछले साल से मैं आपको बताऊँ कि पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अभी 1 साल पहले मेरी शादी हो गई है ना? तो अभी थोड़ी-सी मेरी फैमिली की ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हाँ, मेरा एम वो ही रहेगा और एम्ब्रॉयडरी तो मेरा ख़ास वो है और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अपनी स्किल को कैसे आगे पहुँचाऊँ, है ना? तो मैं यही सोच रही हूँ कि जैसे जो पुरानी कल्चर के हिसाब से पूरे अलग-अलग क्योंकि वर्ल्ड में जब हम जगह-जगह जाते हैं ना, तो वहाँ पे कपड़े की क्वालिटी बदलती है, को एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स बदलते हैं, धागा, थ्रेड जो होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसा नहीं है ना? तो मैं चाहती हूँ कि आगे ये सारी जो वो चीज़ें हैं ना, जो जैसे दिल्ली में जो मेरी मैम थी, जिन्होंने ने मुझे सपोर्ट किया था, तो मैं उनको भी थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी हैं और आने वाले समय में 2027 में, है ना? हमारा फिर से ये एम है कि अभी ये इंटरनेशनल लेवल पे फिर से ये एबिलैम्पिक्स होने वाला है, तो मैं उसके लिए पूरी तैयारी कर रही हूँ और पिछली बार तो मैंने सिल्वर मेडल जीता था ना, मैं सेकंड आई थी, लेकिन अब की बार मैं मेहनत कर रही हूँ और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके मैं गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। तो अभी मैं उसकी तैयारी में हूँ और मैं उसी पर फ़ोकस कर रही हूँ कि मैं अलग-अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी पे फ़ोकस करूँ ताकि मैं जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ और मेडल जीतूँ। बि बिल्कुल मैं आप हम सबकी यही प्रार्थना है कि आप जो भी चाहती हो, वो पूरा हो। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम, जो अभी संघर्ष कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अ, जो भी हमारे दिव्यांगजन है, चाहे वो डेफ है या कुछ भी है, जैसे मैं डेफ हूँ, मैंने भी तो अपने जीवन में एक एम बनाया है ना, एक गोल बनाया है, चाहे वो गेम्स हो, पढ़ाई हो, स्विमिंग हो, ठीक है ना? कुछ भी हो, है ना? तो जैसे बाल कल्याण जो एनजीओ जिसका मैंने नाम दिया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, है ना? तो वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि सबको एक कोई ना कोई गाइडेंस कहीं से मिले, सपोर्ट मिले, है ना? और जो भी आपकी पसंद है, अपनी खुद की आइडेंटिटी आपको बनानी है। जैसे मैं अपनी आइडेंटिटी एम्ब्रॉयडरी के क्षेत्र में बनाना चाहती हूँ, वैसे ही हम सभी दिव्यांगजन को चाहिए कि हमें सोसाइटी में ऐसा नहीं फ़ील करना है कि कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है या कोई हमको मतलब दबा रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं है, है ना? अपने अंदर इंटरेस्ट रखना है, पॉज़िटिविटी रखनी है और जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं पॉज़िटिव वो लेनी है, लोगों को हेल्प करनी भी है और आगे बढ़ते जाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद स्वयं से प्रेरित होना है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा मैसेज है ना? टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, सभी का सपोर्ट हमें मिल सकता है ना? लेकिन मतलब अकेले से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम भी पॉजिटिव नहीं रहेंगे, है ना? हमारे सामने बैरियर्स आते ही चले जाएँगे, समय बीतता चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? हमें कैसे आगे बढ़ना है ना? उम्र हमारी बढ़ती चली जा रही है और अगर हम आगे मेहनत नहीं करेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे आगे, है ना? तो हमारे अपने फैमिली के लिए भी हमें काम करना है, अपने परिवारजनों को भी खुश रखना है, खुद भी खुश रहना है और इंटरेस्ट लेना है, हर चीज़ के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। यही मेरा
आप सब। जी, वाक़ई जो प्रियंका जी ने कहा कि हमें खुद से मोटिवेट होना है, खुद को मोटिवेट करना है, पहले तो सेल्फ मोटिवेट रहना है। और एक और इन्होंने जो बहुत सबसे अच्छी बात कही कि हमें सबसे पहले अपने आप में दृढ़ निश्चय करना है कि हमें यही करना है। जैसे मैम अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं, जो उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा है वो कर रही हैं। ऐसे ही सबको करना है जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं जहां तक उन्हें पहुंचना है। तो सबसे पहले उन्हें अपनी लाइफ में एक दृढ़ निश्चय बनाना हो कि मुझे यही करना है, हाँ तो करना है तो यही करना है। तो दोस्तों आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। और जाते जाते यही कहेंगे कि अपनी लाइफ में कभी हार नहीं माननी है। जैसे कि मैम ने कहा कि मुझे बहुत सारी चुनौतियाँ आई मेरे सामने, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं कभी निराश नहीं हुई। ऐसा ही हम सबको भी करना है। ये हमारे लिए एक लाइफ लेसन है जो हमें आज मैम से सीखने को मिल रहा है। और काफ़ी अच्छी चीज़ें मैम ने बताई। और इतने सारे चैलेंजेस आने के बाद भी ना मैम ने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है और अभी भी कर रही हैं और करती जाएंगी। और सो मैम, सबसे पहले तो आपको आपके अपकमिंग ओलंपिक्स के लिए 91.2 NIVH हल्द्वानी की टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप से इजाज़त चाहेंगे और बस यही कहना चाहेंगे कि सुनते रहिए 91.2 NIVH हल्द्वानी। और प्रियंका मैम भी कह रही हैं थैंक यू सो मच, आपने जो उनको ब्लेसिंग्स दी हैं, आप उनको सपोर्ट जो कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वो भी चाहती हैं कि कभी वो आपसे फेस टू फेस मिलें और सबसे बात करके सबको मोटिवेट करें। ऐसा नहीं हो, चाहे वो कोई भी दिव्यांगता हो, चाहे ब्लाइंड हो, डेफनेस हो, कुछ भी हो, जब हम साथ में मिलेंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे, तो एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो बस घर में बैठे रहे चुपचाप, नहीं, काम करते रहना है, अपने आप को फ्लरिश करना है, बहुत कुछ करना है ना। हम सभी दिव्यांगजन बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, सब कुछ पॉसिबल है। हमेशा मुस्कुराते रहना है और पॉजिटिव रहना है। ये मैम का मैसेज है आप सबके लिए, है ना। और यस मैम। गॉड भी, भगवान भी हम सबको ब्लेस कर रहा है और तुम सबको भी ब्लेसिंग दे भगवान, प्रियंका मैम की तरफ से यही मैसेज आप दोनों के लिए भी। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मैम। मच और हम मैम। भी आपसे मिलना चाहते हैं। और प्रियंका मैम कह रही हैं कि चाहे हम डेफ हो, ब्लाइंड हो, कुछ भी हो, हमें अपने चेहरे पर ऐसे एकदम उदास नहीं रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना। एकदम अच्छे से तैयार हो, खुश हो, और कभी ये नहीं सोचना है कि हम दिव्यांग हैं और समाज में हम कमतर हैं। ऐसा नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। हमें भी ईश्वर ने सब कुछ दिया और पॉजिटिव रहें, खुश रहें। यही प्रियंका मैम का मैसेज है हम सब के लिए। यस मैम, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच मैम।